तो चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उससे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ज़रूर जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आए, है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें अपने को आज के लेक्चर में समझनी है ना। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर तुम्हें पता चल जाएगा कि वाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ना कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, जो हमें पहले उसके बारे में समझना है। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है ना, वेक्टर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इन एनी डायरेक्शन, नॉट नेसेसरली एक्स वाई और जेड एक्सिस। मतलब हमने कल जो एग्जाम्पल की याद करो, मैंने तुम्हें वेक्टर कैसा कंपोनेंट डिवाइड करवाया। वेक्टर का कंपोनेंट डिवाइड करने का मतलब है रिजॉल्व करना ना, ये रिजॉल्व का मतलब वही है। कंपोनेंट डिवाइड करना मतलब वेक्टर को क्या करना, रिजॉल्व करना। तो उसी के लिए वो नाम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर उसका दिया गया है, बट मीनिंग वही है, सब कुछ सेम जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी वेक्टर सिर्फ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ही रिजॉल्व हो सके, वो किसी भी डायरेक्शन में तुम कर सकते हो। सिर्फ क्या तुम्हें पता होना चाहिए, याद करो मैंने तुम्हें सबसे पहला पेज रेजोल्यूशन वेक्टर के लिए लिखा है। क्या पता है, क्या तुम्हारे नोट्स में लिखा है कि तुम्हें एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, दूसरा जिस भी दिशा में रिजॉल्व करना है उस दिशा से, है ना, उस डायरेक्शन से तुम्हें उसका एंगल पता होना चाहिए। वो डायरेक्शन एक्स वाई और जेड एक्सिस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो ये कह रहा है। तो सर फिर और कौन सा डायरेक्शन एक्स वाई जेड नहीं? तो देखो ध्यान से ना, एक एग्जांपल है ब्रेकिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एन इंक्लाइंड प्लेन और स्लोप। बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको मत पढ़ो तुम, बाद में लिखना जब भावनाएं समझ जाओ तब। अभी देखो है ना, मुझे बताओ कि लेटर से मेरे पास एक इस तरह का ना स्लोप जैसा एक सरफेस है, ठीक है, जिसमें यहां पर एक एंगल है थीटा, है ना, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है सरफेस, है ना, ये स्लोप है ऐसा इस तरीके से। और इसके ऊपर तुमने क्या किया ना, तुमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, तुमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख रखा है इस तरीके से, ठीक है, लकड़ी का या किसी भी चीज का ये ब्लॉक होगा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब एक पर्टिकुलर वेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं वेट, है ना। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। आज तक तुम इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, ऐसा हम वेट कहते हैं ना। अच्छा, मेरा वेट 80 kg है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? तो बोला सर 80 क्या, आपका तो 100 होगा, है ना। मेरा वेट 80 kg है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं 80 kg का नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि वेट ना एक वेक्टर है, वो केजी में काउंट नहीं होता। केजी मास का यूनिट है और मास एक स्केलर है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट एक फोर्स है ना। वेट एक फोर्स है जो अर्थ किसी भी मास पे लगाता है ना। वेट इज अ फोर्स विच अर्थ अप्लाइज ऑन एनी मास। ये डेफिनेशन तुम लिख लेना, ठीक है। ये फोर्स अर्थ किस डायरेक्शन में लगाता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। अर्थ अपने तरफ हर मास को ऐसे खींचता है ना। यही सब न्यूटन ने ऐसी ऐसी चीजें खोजी थी, ठीक है। अर्थ क्या करता है? किसी भी मास को अपनी तरफ खींचता है। जिस फोर्स से वो किसी भी मास को अपनी तरफ खींचता है उसी को वेक्टर कहते हैं। इस मीन्स उसी को वेट कहते हैं। इट मीन्स वेट इज अ फोर्स, मतलब एक वेक्टर है वो। क्लियर? तो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है विथ वेट W, है ना। अर्थ अपनी तरफ कितने से खींच रहा है? W। दैट मीन्स W इज अ वेक्टर। क्लियर ये चीज? अपने जब आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तुम रोज एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे ना बोर्ड पे, बट अभी तुम्हारे लिए नया है तो अभी तुम सिर्फ ये समझो कि W इज अ वेक्टर। क्लियर? मुझे क्या करना है, इस W का ब्रेकिंग कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। मतलब मुझे इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, है ना। देखो एक एरो यहाँ बना हुआ है ना, ये इंक्लाइन प्लेन का डायरेक्शन देखो ऐसा, है ना। यहाँ थीटा की वैल्यू, वो थीटा की वैल्यू यहाँ पे डायग्राम में 30 डिग्री है। तो जो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में है उसको उसने W पैरेलल बोल दिया। और देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये, ठीक है, दोनों को मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो रेड वाला एरो है दिस इज W पैरेलल, मतलब वेट का कंपोनेंट पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, है ना। ये जो है इसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, है ना,
स्ट्रेट नहीं है वो। और जो तुम्हारा दूसरा कंपोनेंट है ये ब्लू वाला, दिस इज W परपेंडिकुलर है ना, ये W ऐसा नॉर्मल वाला साइन बना है, ये पैरेलल वाला, मतलब वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है। तो मुझे इस वेट का ना, वेट एक्चुअल वेक्टर कौन सा है, ये एक्चुअल वेक्टर है, ये टोटल वेक्टर है, वेट ऐसा वो टोटल वेक्टर, उसके मुझे कंपोनेंट डिवाइड करना है। मुझे बताओ अगर मैं x और y एक्सिस बनाता तो ये पूरा का पूरा वेट सिर्फ y डायरेक्शन में आता ना, और x में कोई कंपोनेंट नहीं आता। बट वो कह रहा है कि x और y में डिवाइड करना ही नहीं है तुम्हें किस में डिवाइड करना है, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो तुमने एक लाइन पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन खींची और एक लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन खींची। अब तुम्हें ये दोनों कंपोनेंट चाहिए, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, तो तुम ध्यान से देखो, यहां पर जो मैंने W ड्रॉ किया है ना, इस डायग्राम को अब मैं वो ब्लॉक वगैरह इरेज करता हूँ ना, और मैं सिर्फ W ही ड्रॉ करता हूँ ताकि तुम्हें मैं अच्छे से इस बात को समझा सकूं। ठीक है, लेट अस से मैं यही डायग्राम राइट साइड ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन विच इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और दिस इज माय फोर्स W। ठीक है, मुझे इस W के कंपोनेंट डिवाइड करना है, कैसे, पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो पैरेलल टू द प्लेन कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है, देखो जो प्लेन की दिशा में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है जो प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, परपेंडिकुलर है, देखो प्लेन ऐसा है और वो प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो दैट इज वाई उसको W परपेंडिकुलर बोला गया और इसको W पैरेलल बोला गया ना। तो प्लेन से पैरेलल और प्लेन से परपेंडिकुलर, ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा। ठीक है, अब क्या करें सर, तो मुझे बताओ क्या चाहिए कंपोनेंट डिवाइड करने के लिए, क्या चाहिए कंपोनेंट डिवाइड करने के लिए, एंगल चाहिए ना उस दिशा से। तो मैं क्या करूँगा, मुझे बताओ अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, इधर मैं नॉर्मल खींचूंगा, बोलो ये तो वर्टिकल है, ये तो नीचे जा रहा है, तो ये 90 होगा, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, और ये कितना होगा फिर, ये 30 होगा। ये 60 कैसे हुआ, इस राइट एंगल ट्रायंगल से ना, ये 30 है 90, तो ये 60, बोलो एंगल मिल गए, एंगल मिल गए तो काम हो गया। मुझे बताओ W का ये कॉम्पोनेंट क्या W cos 30 हो जाएगा, है ना, W का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, W cos 30, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बोलो उस कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, इस दिशा से 60 बना रहा है ना, तो W cos 60। ठीक है, इसी को लिखने का कई लोग क्या प्रोसेस यूज करते हैं ना, W cos 60 को है ना, इधर अगर 30 पता चल गया, देखो बुक यहाँ 30 दिया है ना, तो अगर ये वाला वैल्यू W cos 30 होता है ना, तो लोग ना इसको डायरेक्टली, अगर ये थीटा है तो इधर ये वाला वैल्यू W sin 30 लिख देते हैं, और ये भी सही है ना, ये चीज़ तुम्हें बुक्स में दिखेगी, sin 30 और cos 60 का वैल्यू सेम होता है, इसलिए ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है। क्लियर सभी को ये, अगर तुम्हें ये वैल्यू मालूम है तो ये 30 आया, इधर cos कंपोनेंट आया, तो ये दूसरा वाला इधर वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, वो साइन कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरी बाजू वाला, बट थीटा फिर तुम्हें इधर वाला लेना है। ठीक है, 30 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये 90 माइनस थीटा हो जाता है ना। ये मैं तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, कंपोनेंट तो हमने डिवाइड कर लिया, कंपोनेंट डिवाइड करने में और कुछ नहीं करना, ये क्या आ जाएगा, ये W/2 आ जाएगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू हाफ है, और परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा √3W/2। अब मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि इसको इधर वाले को cos, जिधर थीटा दिया है उधर वाले को cos, और उल्टे वाले को साइन क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये क्या आ जाता है, ये 90 माइनस थीटा आ जाता है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो मुझे बताओ जिस दिशा में कंपोनेंट निकालना है उसका कॉस ही करते हैं ना, तो ये कंपोनेंट क्या है, W cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा ना। तो अगर ये इधर थीटा कंपोनेंट है तो उसके उल्टे वाले बाजू में साइन थीटा कंपोनेंट आ जाता है। समझ आई बात। यही चीज़ तुम कल वाले लेक्चर में भी अप्लाई करके देखना कि जिधर का थीटा मालूम है, याद करो जो मैंने तुम्हें एग्जांपल पहले वाले तरीके से बताया था ना, जिसमें हमने साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें तुम देखना जिधर 37 वाला कंपोनेंट है एक्स एक्सेस से वो 37 बना रहा था, तो उधर cos 37 कंपोनेंट आया था, तो y से sin 37 कंपोनेंट आया था। तो वैसा ही कुछ चीज़ मैंने यहाँ पर भी किया है।
बट उन सब कंफ्यूजन में तुम ना पड़ो, इसीलिए मैं एक और तरीका क्या करके मैंने रखा है शॉर्टकट, कि जिधर वाले से एंगल मालूम है उधर का कॉस कर दो। देखो इधर 30 है तो डब्ल्यू कॉस 30, इधर 60 डब्ल्यू कॉस 60, वही वैल्यू आएगी, क्योंकि कॉस 60 भी हाफ होता है, साइन 30 भी हाफ होता है ना। आंसर तुम्हारा दोनों से सेम ही आएगा। तो ये है कंपोनेंट हमने डिवाइड कर दिया किसी भी गिवन डायरेक्शन में, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा एक्स और वाई एक्सिस में ही डिवाइड करना पड़े, क्लियर। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं ना, कंपोनेंट का डिवीजन हमेशा मोस्टली दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में करते हैं। जैसे एक्स और वाई एक दूसरे से परपेंडिकुलर था तो तुमने एक्स और वाई में किया, यहाँ भी देखो अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये पैरेलल टू प्लेन वाली लाइन है और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन वाली लाइन है ना। तो हमने हमेशा फिर से वही किया ना, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब दो ऐसे दिशाएं जो 90 डिग्री पर हैं एक दूसरे से। और हमारे पूरे सिलेबस में हम जब भी कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोनेंट्स इन सेम डायरेक्शन गेट एडेड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना ना, इसमें कंपोनेंट डिवाइड करने की जितनी सारी चीजें हैं वो सब होंगी, ठीक है, जितना भी हमने अब तक पढ़ा। क्या बोल रहा है वो, अगर कोई दो कंपोनेंट है ना एक ही दिशा में है, ऐसा भी हो सकता है कि दो कंपोनेंट आ जाए एक डायरेक्शन में, तो वो दोनों को क्या कर देना है तुम्हें, ऐड। रीजन सेम है, क्योंकि जब कोई वेक्टर सेम दिशा में होता है तो वो ऐड ही हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजॉल्व अ वेक्टर 10 i कैप, है ना, प्लस 20 j कैप अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखो वो ये बोल रहा है तुम्हें, बहुत ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। हमारे पास एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट 10 है और y कंपोनेंट 20 है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं उसका x और y कंपोनेंट बना रहा हूं। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ x और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कितना लंबा है इसका, 10, है ना, तो दिस इज 10। y कंपोनेंट कितना लंबा है इसका, 20, तो इतना लंबा इसका y कंपोनेंट होगा, लेटर से यहां तक 20। अब वो क्या बोल रहा है, ये कोई वेक्टर होगा ना, बीच में बनेगा यहाँ पे ऐसा, है ना। अगर मैं इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करूँ तो वेक्टर ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, 10 i कैप प्लस 20 j कैप। बट मैं वो नहीं बना रहा, मैंने सिर्फ एक्स वाई कॉम्पोनेंट बनाया। मुझे क्या करना है, मुझे मेन इसका कॉम्पोनेंट डिवाइड करना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विच मेक्स 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। का मतलब ये फिर से तुम्हें एक्स और वाई में कॉम्पोनेंट डिवाइड करने नहीं बोल रहा, वो तुम्हें एक ऐसे लाइन से पैरेलल और उस लाइन से परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट डिवाइड करने के लिए कह रहा है जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आओ एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो ये है वो लाइन, मान लेते हैं, जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मुझे जो मेरा वेक्टर गिवन है 10 और 20, इसका कंपोनेंट डिवाइड करना है अलोंग दिस डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, है ना, ताकि ये एंगल 90 डिग्री हो। ये कह रहा है तुमसे, एक इस लाइन के अलोंग जो 60 डिग्री बना रहा है और उस लाइन से परपेंडिकुलर। तो देखो मैंने ये उसी लाइन से परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। मेरा एक्चुअल वेक्टर क्या है, मेरा एक्चुअल वेक्टर 10 i कैप प्लस 20 j कैप है, ठीक है। लेकिन मुझे किस डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइड करना है, उस लाइन के अलोंग और उस लाइन से परपेंडिकुलर, ठीक है। मुझे इन दो डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखो, है ना। तो मुझे बताओ, ये 10 i कैप अपने आप में एक पूरा वेक्टर है ना, ये 10, ये बात सही है कि हमारे पूरे वेक्टर का कंपोनेंट है। बट अब मुझे इस 10 i कैप को अलग से देखना है, क्योंकि मुझे इसका इस डायरेक्शन में कुछ नहीं चाहिए एक्स में, मुझे इसका इस दिशा में और इस दिशा में कंपोनेंट चाहिए अब, है ना, इधर और इधर। तो ध्यान से देखो, इस 10 i कैप का जो कंपोनेंट ऊपर की दिशा में आएगा, मुझे बताओ, है ना, जो ऊपर की दिशा में कंपोनेंट आएगा इसका इधर, क्या ये 10 cos 60 आएगा? क्यों? क्योंकि ये 10 ऊपर से कितना एंगल बना रहा है, 60। सिमिलरली इस 10 का कंपोनेंट जो नीचे की दिशा से है, बोलो अगर वो एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। तो इस दिशा में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, वो 10 cos 30 आएगा। ये मैंने क्या किया, मैंने कंपोनेंट का कंपोनेंट डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों करना पड़ा, उसने क्वेश्चन में बोला है कि मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट डिवाइड करना है, तो मैंने उस वेक्टर के दो कंपोनेंट, उसका एक एक्स कंपोनेंट के दो कंपोनेंट ले लिए। एक आया इधर 10 cos 30 और एक आया उधर 10 cos 60, ठीक है। तो ये 10 का काम हो गया पूरा।
मुझे जिस दो दिशाओं में वो कंपोनेंट मांग रहा था उस 10 को मैंने उस दो दिशाओं में डिवाइड कर दिया। अब क्या बचा, अब 20 का काम बचा। मुझे बताओ अगर ये वाला एंगल 60 है तो क्या ये एंगल 30 होगा? इसका मतलब इस 20 का जो इस दिशा में कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 20 cos 30, है ना। 20 का कंपोनेंट इस दिशा में, सिमिलरली 20 का कंपोनेंट इस दिशा में भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अलोंग द लाइन भी कंपोनेंट चाहिए और परपेंडिकुलर भी चाहिए। देखो मैंने 10 के साथ भी यही किया था ना, मैंने अलोंग द लाइन वाला भी लिया और परपेंडिकुलर वाला भी लिया। उसी तरह ये 20 cos 30 क्या हो गया, अलोंग द लाइन। और इस दिशा में कितना कंपोनेंट आएगा, बोलो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा ना, तो इस दिशा में क्या आएगा, 20 cos 60। तो देखो मैंने 20 के भी दोनों कंपोनेंट डिवाइड कर दिया। अब ऊपर जो लाइन लिखा है उसका इससे क्या रिलेशन है, तुम मुझे बताओ। क्या इस 10 और 20 के दो कंपोनेंट सेम ही डायरेक्शन में आ गए, ये 10 cos 60 और 20 cos 30? इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिखूँ ना, अलोंग द लाइन, तो अलोंग द लाइन क्या कंपोनेंट आया, 10 cos 60 प्लस 20 cos 30, ये है ऊपर लिखा हुआ। इसका मतलब अलोंग द लाइन क्या कंपोनेंट आएगा, जो दोनों के कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ गए वो क्या हो गए, ऐड हो गए। अच्छा, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन क्या हुआ, अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर टू द लाइन वाले दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, नहीं। 20 का ऊपर की तरफ है और 10 का नीचे की तरफ है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 20 cos 60 माइनस 10 cos 30। ये है परपेंडिकुलर टू द लाइन। माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों मेरे कंपोनेंट आ गए। ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट आया, अलोंग द लाइन ना, तो ये एक्चुअल में कंपोनेंट अलोंग द लाइन है ना, दिस इज कंपोनेंट अलोंग द लाइन। यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड लिख लेना ना, कंपोनेंट अलोंग द लाइन, और ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन। लेकिन इसके आगे पीछे आई कैप जे कैप नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि वो एक्स और वाई डायरेक्शन नहीं है। आई कैप जे कैप सिर्फ एक्स और वाई के पीछे ही लगता है। इसलिए ये 10 और 20 जो थे, देखो ये 10 एक्स में था और ये 20 वाई में था, इसलिए आई कैप जे कैप लगा हुआ, इनके में नहीं लगेगा। समझ आई बात। तो अगर दो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो तुमने एक ऐसी चीज पढ़ी कि एक वेक्टर के कंपोनेंट थे, तुमने कंपोनेंट के भी कंपोनेंट डिवाइड कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कंपोनेंट हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड होंगे, है ना। कंपोनेंट हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड होंगे, और जो सेम डायरेक्शन वाले आएंगे वो ऐड हो जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले आएंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक्चुअल एप्लीकेशन हमें क्या समझना है, देखो है ना, एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन सेम डायरेक्शन गेट एडेड का एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, मतलब इसका पहला एप्लीकेशन नंबर 1 है ना, जो तुमने अभी सीखा उसके हम दो तरीके से एप्लीकेशन सीखेंगे। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है बट मैं जो कर रहा हूं बोर्ड पे उसको ध्यान दो, फिर तुम वो चीज नोट करना तो तुम्हें समझ आएगा अच्छा ये क्या लिखा हुआ था। एडिशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब मान लो मेरे पास कुछ वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंटेड है। मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और एक और वेक्टर है मान लो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्या ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है? हाँ, आई कैप जे कैप के कैप में है, तो यहाँ वही लिखा है रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। इनका एडिशन करना है। तो अगर मुझसे ये बोला जाए कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b फाइंड करो, है ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b फाइंड करो, तो तुम्हें क्या करना है, जो बताओ क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 2 और 4 ऐड हो जाएंगे और ये बनेगा 6i कैप। 3 और 2, इसका मतलब ये प्लस j होगा और ये जरूर माइनस j में होगा। इसका मतलब ये दोनों जरूर एक दूसरे से उल्टे होंगे, तो ये जो माइनस है ना, तो ऑटोमेटिक ये 3 माइनस 2 तुम्हें क्या लिख देना है, माइनस 1j कैप। तो ये 1 हम नहीं लिखते, उसको सिर्फ j कैप लिखते हैं। सिमिलरली माइनस 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 2, सॉरी माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2k कैप।
यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना कि 3 और -2 को फिर माइनस कर दिया तुमने, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये इस माइनस से पता चल रहा है ऑलरेडी। अभी तुम्हें दोबारा से एक माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो ये 3 और -2 मिलके -1, -5 और 3 मिलके -2, तो ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ आया? तो तुम देखो, जो वेक्टर हमें ऐड करने के लिए उतना फॉर्मूला पढ़ना पड़ रहा था, उस काम को हमने यहाँ पे तुरंत कर डाला, है ना। तुरंत में कर डाला ना हमने, a प्लस बी वेक्टर कितना आया। यही अगर तुमसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पूछा जाए, है ना, सेकेंड पॉइंट, वो बोले कि इन दोनों वेक्टर को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करोगे? 2 - 4 कितना आएगा? -2, तो -2 आई क्या। 3 -2 क्या आएगा? अब सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने बोला उसने, तो ये क्या आ जाएगा? +5j क्या। और -5 -+3 क्या हो जाएगा? -8k क्या। तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया। समझ आई बात तुम्हें? तो देखो कितनी आसानी से वेक्टर हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, अगर मुझे उनके कंपोनेंट्स मालूम है तो i कैप, j कैप, k कैप में, है ना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो क्या करोगे? मैग्नीट्यूड भी तो पूछ सकता है इसका तुमसे, तो क्या होगा? वेक्टर ए माइनस बी का, मान लो कह रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, एक कोई तीसरा वेक्टर है c, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर c का? वेक्टर c का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2² + 5² + 8²। डायरेक्शन पूछेगा तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा भी बता देंगे। समझ आई बात ध्यान से? हाँ, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकालते वक्त याद रखना कि साइन लेना जरूरी है। बोलो x कंपोनेंट लिखा जाता है ना ऊपर में cos अल्फा में, तो -2 लिखोगे, इसको सिर्फ 2 नहीं लिखोगे ना। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जब लिखना है तो तुम्हें साइन लेना जरूरी है। और अंडर रूट क्या कर दोगे? ये टर्म कितना आएगा पूरा, है ना, 4 और 25 34, सॉरी 4 + 25 29 और 64 93, तो अंडर रूट 93। ये cos अल्फा हो गया। cos बीटा क्या हो जाएगा? 5/√93। cos गामा क्या हो जाएगा? -8/√93। तो देखो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब फटाक से निकाल लिया ना हमने, कोई ट्रायंगल लॉ, कोई पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत नहीं पड़ी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ काम का नहीं है ना, काम का तो है वो, ठीक है, कुछ तो काम का है ना। तो ये तुमने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे निकालना है अगर वेक्टर i कैप, j कैप, k कैप में दिया हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे सीखा है ना। i कैप वाले को i कैप से ऐड कर दो, j कैप वाले को j कैप से ऐड कर दो, k कैप वाले को k कैप से ऐड कर दो। अगर एडिशन करना है तो, सब्ट्रैक्शन करना है तो i कैप वाले को i कैप से माइनस कर दो, j कैप वाले को j कैप से माइनस कर दो, k कैप वाले को k कैप से माइनस कर दो। ये सब्ट्रैक्शन किया तुमने a और b का, और ये एडिशन किया तुमने a और b का, ठीक है। और वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है ना, जो तुमने ऊपर में लिखा वही चीज़ मैंने यहाँ नीचे में समझाई। क्लियर सभी को ये चीज़? अब इतना सब में सर हमें क्या आना चाहिए, तुम्हें क्या आना चाहिए? देखो, लेट अस से क्वेश्चन गिवन है कि देयर इज अ वेक्टर ए जो 10 यूनिट्स है ना, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एंड देयर इज अ वेक्टर बी, लेट अस से जो 20 यूनिट्स है, विच इज ड्यू, मान लेते हैं साउथ ले लें, या तो बीच में ही लेते हैं ना ताकि अच्छा एग्जांपल करें हम। मान लो इसको हम ले रहे हैं 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अपने मन से मैंने कोई भी दो वेक्टर ले लिए। तुम्हें बोला क्या कि इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है ना। लेकिन अब मैं इसको ना आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में लिखूंगा और तुम देखोगे कि वो काम करना कितना सिंपल है। आओ करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेक्टर ए ड्रॉ करता हूँ पहले, ठीक है। इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ, तो ये वाला डायरेक्शन में एक्स ले रहा हूँ और ये वाई ले रहा हूँ ना, तो इधर मेरा साउथ, इधर वेस्ट, तो ये -x हो जाएगा, ये -y हो जाएगा साउथ। पहला वेक्टर है 10 यूनिट्स 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये कैसे आया, ये तुम्हें अपने से आना चाहिए ना। अब मुझे बताओ, इस 10 का जो कंपोनेंट आएगा यहाँ, ये वाला, क्या ये 10 cos 37 आएगा? बिल्कुल आएगा। सिमिलरली ये जो कंपोनेंट आएगा, क्या ये 10 sin 37 आएगा? ये सब हमने करना सीख लिया ऑलरेडी, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप,
तुम्हें वेक्टर को a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेना है, या तो 10 cos 37 10 sin 37 ले लो, या इधर 53 लेकर के इसको 10 cos 53 लिख दो, एक ही बात है। तो ये वेक्टर कितना आएगा, cos 37 sin 37 की वैल्यू जब तुम डाल दोगे ना, तो तुम्हें अपना वेक्टर a मिलेगा 8 i कैप प्लस 6 j कैप। कुछ टाइम में ना तुम्हें भी ऐसे ही याद हो जाएगा कि cos 37 से मल्टीप्लाई करने से 10 को क्या आता है, और sin 37 को 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है ना। तो देखो मैंने इसे फटाक से लिख दिया, तुम करके देखना है ना खुद से, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस तुम्हें भी हो जाएगी। ये 4/5 से मल्टीप्लाई हो गया, वो 3/5 से, तो ये वेक्टर a हो गया। सिमिलरली क्या मैं वेक्टर b लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेक्टर b लिखते हैं, चलो वेक्टर b है ना, ये ईस्ट x नॉर्थ y है ना, तो नेगेटिव x का डायरेक्शन वेस्ट का और ये साउथ का। वेक्टर b वो क्या कह रहा है, वेक्टर b इज 20 यूनिट्स 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, और यूनिट कितना 20। तुम ध्यान से देखोगे कि इसका जो x और y कंपोनेंट आएगा, x विल बी 20 cos 53 है ना, दिस विल बी 20 cos 53 एंड दिस विल बी 20 sin 53। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या मैं वेक्टर b ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस 20 cos 53 तुम करोगे तो तुम्हें 12 मिलेगा, 20 sin 53 करोगे, ये भी देखो नेगेटिव z में, नेगेटिव y में, तो माइनस 16 j कैप। ठीक है, ये काम तुम्हें अब पूरे अच्छे से करना आ जाना चाहिए, क्योंकि हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया, और x और y में कंपोनेंट तुम फटाफट डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, इसमें तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए ये काम करने में। क्लियर। अब हम अपने मेन पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के, कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना होगा। तो ऐड करो, बोलो 8 और 12, 8 और 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा 20। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना हो जाएगा, नहीं 8 और माइनस 12 है ना, तो 8 माइनस 12 कितना आएगा, 8 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 4i कैप। क्यों, क्योंकि मुझे 8 और माइनस 12 को ऐड करना है, मैं a प्लस b कर रहा हूँ, 8 और माइनस 12 को ऐड करूंगा तो माइनस 4 आएगा, तो माइनस 4i कैप। 6 और माइनस 16 को ऐड करूंगा तो माइनस 10j कैप। तो ये है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, कोई भी वेक्टर अगर i कैप j कैप के फॉर्म में है, भूल जाओ बाकी क्वेश्चन को, बस इस पे ध्यान दो। अगर कोई भी वेक्टर i कैप j कैप के फॉर्म में है तो क्या करना है, उसे सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है, माइनस, दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब जरूर मेरा वेक्टर इधर होगा, है ना, सच दैट इसका x कंपोनेंट इज 4 एंड y कंपोनेंट इज 10। ठीक है, तो यहाँ थीटा से अपने को tan थीटा मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या लिख लें, मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 प्लस 100 अंडर रूट ऑफ 116। तुम चाहो तो इसको थोड़ा फैक्टराइज कर सकते हो। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा tan थीटा, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, मतलब 10/4। तो 10/4 मतलब क्या, 10/4 मतलब 5/2। तो डायरेक्शन क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/2 बिलो नेगेटिव x एक्सिस। ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। मैंने वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये मैग्नीट्यूड का आंसर है और ये डायरेक्शन का आंसर है। कैसे किया हमने ये सब, है ना, बोलो सर आपने ही किया, हमसे तो कहाँ हुआ, क्यों नहीं होगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, तुम लोग सब इसको इजीली कर सकते हो ना। ये दो वेक्टर्स गिवन थे, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, यहाँ पे मैंने वेक्टर a बनाया। ये मैंने क्यों बनाया, ताकि मैं वेक्टर a को इस फॉर्म में लिख सकूं। ये मैंने क्यों बनाया, ताकि मैं वेक्टर b को इस फॉर्म में लिख सकूं। अब मुझे पता है a प्लस बी ऐड करने के लिए x कंपोनेंट वाले ऐड हो जाएंगे, तो a प्लस बी भी मिल गया मुझे, है ना, सॉरी, ठीक है, x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो मुझे a प्लस बी मिल गया। और फिर इस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, ये हमने पहले के क्लासेस में सीख रखा है कि अगर कोई वेक्टर आई कैप जे कैप में गिवन है, उसके कंपोनेंट्स पता है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। समझ आई बात तुम्हें।
तो तुमने क्या किया, तुमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैलकुलेट कर लिया। इस सब से हमें ये अपने बात में माइंड में बैठा लेनी है कि अगर किसी तरह हमें कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में मिल जाए तो हम उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब आसानी से निकाल सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें कंपोनेंट डिवाइड करना आना चाहिए, मतलब हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए। समझ आई बात सभी को? तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम डायरेक्शन निकालने का इससे अच्छा तरीका आगे सीखेंगे जब हम वो पी साइन थीटा और पी प्लस क्यू कॉस थीटा, सॉरी क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे। तो यही वो तरीका है, दिस इज अ बेटर वे ऑफ फाइंडिंग आउट एनी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। क्लियर है सभी को ये चीज़? तुमने यही काम पहले ट्रायंगल लॉ से भी किया है ना, बट अभी हमने वही काम को इस तरीके से कर लिया। और तुम देखोगे, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा लग रहा है, हो सकता है किसी को ऐसा फील हो रहा हो। तो तुम जब इन प्रैक्टिस आओगे ना, तुम्हें लगेगा कि नहीं वो ट्रायंगल लॉ से करना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और यही ज़्यादा आसान है। ये 100% हर साल होता है, एवरी ईयर एवरी स्टूडेंट फेसेस दिस। ठीक है, तो अच्छे से देखो इसको और खुद से इसे सॉल्व करो, और फिर जो तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो दिए जाएंगे उनको करना। ठीक है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।